ये इस एनिमे का सेकंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में दिया है। आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर भी पहला पार्ट देख सकते हैं। आतू बताती है कि शापित इलाके में बुरे स्वभाव वाले लोगों को फायदा होता है और अच्छे या न्यूट्रल स्वभाव वालों को नुकसान। डार्क एल्व्स बुरे स्वभाव के हैं, इसलिए ये पानी उनके लिए बिल्कुल सेफ है। जिया उसे पीकर ये प्रूव करता है। फिर आतू कहती है कि जल्दी ही पूरा जंगल शापित इलाके का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन तकुडो को लगता है कि ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि शापित इलाका बहुत अलग दिखता है। मॉल्टर भी सहमत होता है और कहता है कि जब तक पूरा जंगल इतना डार्क हो जाता है कि उनके दुश्मन उन्हें इजीली पहचान लेते हैं। जिया दोबारा कहता है कि एक सेना बनानी चाहिए, लेकिन आतू और तकुडो से भरोसा दिलाते हैं कि वो एक हीरो को बुलाने वाले हैं। मॉल्टर कहता है कि उसे अभी भी समझ नहीं आया कि हीरो क्या होता है, तो आतू ने उसे एक एग्जाम्पल से समझाने का फैसला किया। वो अचानक अपनी पीठ से काले टेंटिकल्स निकालकर आसपास के पेड़ों को पलक झपकते काट गिराती है। फिर बताती है कि वो खुद हीरो है और भले ही ये उसकी पूरी ताकत का सिर्फ 1% हो, फिर भी वो पूरी सेनाओं को हरा सकती है। तकुडो ये सुनकर शॉक्ड होकर हीरो सच में ग्रेट होते हैं और टाइम के साथ और भी स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। भले ही वो कुछ ना करें, मगर वो जल्दी से टॉपिक चेंज कर देता है और आतू से कहता है कि अपनी ताकत दिखाने के लिए पेड़ काटने की जरूरत नहीं थी और बाद में ये प्लेस साफ करने को भी कहता है। दूसरी तरफ एल्व्स जो अभी सब देखे हैं वो सच में हैरान है और कहते हैं कि तकुडो वाकई एक महान लीडर है जिसके इतने पावरफुल असिस्टेंट्स हैं। वो इसके लिए एक शानदार महल बनाने का फैसला करते हैं और तकुडो कहता है कि उसे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, उन्हें अभी इसकी नीड है। लेकिन एल्व्स अपने राजा को उनके जैसे ही घरों में रहने नहीं देते और आतू भी तकुडो से कहती है कि महल बनाने से लोग ज्यादा खुश होंगे, इसलिए उन्हें ऐसा करने देना चाहिए। तकुडो ने परमिशन देने का फैसला किया, कहते हुए कि वो एक दिन उड़ने वाला किला चाहता है, लेकिन अभी के लिए एक सिंपल महल से भी वो खुश रहेगा। इसी समय लोनियस और वर्ले के नेतृत्व में इन्वेस्टिगेशन टीम ने दक्षिण के कर्स जंगल्स की तरफ यात्रा शुरू कर दी है। वर्ले अभी भी अपने ग्रुप के साइज से खुश नहीं था, तो लोनियस बोला कि अब यही सबसे बेस्ट है जो मिल सकता है, क्योंकि उनकी ज्यादातर आर्मीज उत्तर की प्रॉब्लम से निपट रही हैं। बुरे इरादे वाले क्रीचर्स अचानक उत्तर में आ गए हैं, शहरों पर अटैक कर रहे हैं और लूटपाट कर रहे हैं, इसलिए उनकी साम्राज्य की ज्यादातर पावर उन्हीं को हैंडल करने में लगी है। वो भाड़े के सोल्जर्स अचानक कहते हैं कि जो लोग उत्तर गए हैं उनका हाल बुरा होने वाला है। उन्हें तो लकी मानना चाहिए कि उन्हें वो काम करने का ऑर्डर नहीं मिला, क्योंकि भले ही वहाँ पेमेंट अच्छी थी। ठीक है, केस में एक सॉर्सरेस भी शामिल है और वो उससे जुड़ा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। लोनियस सॉर्सरेस के बारे में जानने को क्यूरियस है और रात को वो भाड़े के लड़ाके बार्गो से इसके बारे में पूछता है। बार्गो कहता है कि रूमर्स थे कि पूरे उत्तर में जो भी प्रॉब्लम हुई थी वो एक सॉर्सरेस की वजह से हुई थी, लेकिन लोनियस इसे मानने से मना कर देता है। वो कहता है कि एक अकेला इंसान इतने सारे मॉन्स्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, और बार्गो भी अग्री करता है। वो कहता है कि ये किसी कल्ट का काम जरूर होगा, लेकिन वर्ले उसे चुप रहने को कहता है, नहीं तो बुरी नजर लग जाएगी सबको। अचानक लोनियस वर्ले से गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो नशे में है। वो उसे समझाने लगता है कि हमें पीना मना है क्योंकि हम गॉड की सेवा करते हैं, लेकिन वर्ले धार्मिक किताबों पर आर्ग्यू करने को तैयार है। फिर वो अचानक उसकी बात इग्नोर कर देता है और वेट्रेस से फ्लर्ट करने लगता है, जो उसे और शराबला कर देती है। फिर बार्गो लोनियस से पूछता है कि 2 पैलेडिन्स को इतना दूर दक्षिण क्यों भेजा जा रहा है। उसे डर है कि ये किसी और विज की वजह से होगा, और अगर ऐसा है तो वो अपने लोगों को लेकर वहां से निकल जाना चाहता है क्योंकि खतरा बढ़ सकता है। लोनियस कहता है कि उसे पता नहीं, लेकिन फिर वर्ले बताता है कि उसने वेट्रेस से पहले ही कुछ इन्फो कलेक्ट कर ली है कि क्या चल रहा है। कुछ डार्क एल्व्स हाल ही में कर्स जंगल्स की तरफ भाग गए हैं और बड़े लोग बस उन्हीं से डील करना चाहते हैं। बार्गो ये सुनकर रिलीफ फील करता है और वो मानता है कि उन्हें जल्दी से डार्क एल्व्स का सलूशन करना चाहिए, क्योंकि ये लोग मर्डर और कर्स लगाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। लोनियस भी मानता है कि अगर डार्क एल्व्स को बिना रोके छोड़ दिया गया तो वो जल्दी ही डेंजर बन जाएंगे, लेकिन वर्ले उसे थोड़ा रिलैक्स करने को कहता है। वो कहता है कि ये तो बस एक स्काउटिंग मिशन है और अगर सिचुएशन वायलेंट होने वाली होगी तो वो लड़ने के बजाय भाग जाएंगे। हावेवर लोनियस इस बात पर अड़ा है कि जहाँ भी बुराई दिखे उसे हराना ही है, और वो कहता है कि हम पैलेडिन्स होने के नाते अपने फर्ज से भाग नहीं सकते। वर्ले उसे कहता है कि ग्लोरी के पीछे मत भागो और तभी लड़ो जब सिचुएशन वाकई में मांगती हो। हर मौके पर अपनी जान में रिस्क मत डालो। वो इसे याद दिलाता है कि हर किसी के घर पर फैमिली होती है। जो इस मिशन पर हैं उन्हें ज्यादा कॉशियस रहना चाहिए अपने डिसीजंस में। उसी समय मनाग्रा में मीट ट्रीज की पहली हार्वेस्ट रेडी हो चुकी है और उसे एक बड़े ऑल्टर के सेंटर में रखा गया है। तकुडो फसल के सामने खड़ा है और सारे डार्क एल्व्स उसे बेसब्री से देख रहे हैं कि अब क्या होने वाला है। तकुडो अपनी मैना उस फ्रूट्स के ढेर में डालने लगता है और अचानक वो एक जायंट इंसेक्ट में बदल जाता है। एल्व्स को यकीन नहीं हो रहा कि तकुडो ने एक क्रीचर पैदा कर दिया, सिर्फ कुछ फ्रूट से शुरू करते हुए। वो उसकी तारीफ करने लगते हैं कि ये उसकी असली ताकत का 1% भी नहीं है।
आतू एल्स से कहती है कि वो और भी स्ट्रांग होगा और उनकी भक्ति से और मिरेकल्स करेगा। तब वे सब उसकी जय जयकार करने लगते हैं। बाद में तकुडो अपने थ्रोन पर वापस आता है और उसे रिलीफ मिलती है कि उसने खाने के बदले एक इंसेक्ट मॉन्स्टर पैदा कर लिया। ये गेम की एक फीचर थी, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आता कि ये दुनिया में कैसे काम करता है। लेकिन आतू उसे कहती है कि इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इस बारे में बात की क्योंकि उन्होंने अपने किंगडम की सेवा के लिए और क्रीचर्स बनाने का तरीका ढूंढ लिया है। फिर उसने तकुडो से कहा कि अब नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ने का टाइम आ गया है और तकुडो ने अग्री किया कि जैसे ही सफिशिएंट मैना इकट्ठा हो जाएगी वो एक हीरो को बुलाएगा। आतू एक्साइटेड होकर पूछती है कि वो किसे बुलाने वाला है, तो वो जवाब देता है कि वो कीड़े की रानी इसला को बुलाना चाहता है। आतू सोचती है कि ये ग्रेट चॉइस है और तकुडो बताने लगता है कि इसला सभी इंसेक्ट टाइप के मॉन्स्टर्स को पावर दे सकती हैं और उन्हें लड़ने में केपेबल बना सकती हैं। फ्रंट लाइन पर वो लार्वा भी बना सकती हैं जो छोटे मोटे काम कर सके, जिससे वो दोनों तरफ से अपने किंगडम की हेल्प कर सके। आतू खुश है कि उसने सही सोचा विचारा और तकुडो कहता है कि इसला ही ओनली राइट चॉइस थी क्योंकि बाकी सब ज्यादा क्रेजी है। आतू मान जाती है क्योंकि उससे पता है कि बाकी हीरोज को सालों की थेरेपी चाहिए। तकुडो कहता है कि वो होप करता है कि किसी दिन उन्हें भी बुलाएगा, लेकिन अभी नहीं। दूसरी तरफ लोनियस और बाकी लोग डार्क कॉन्टिनेंट तक पहुंच गए हैं और जल्दी ही उन्हें अपना पहला ओपोनेंट मिलता है। लोनियस एक माउंटेन डेमन के रूप में सामने आता है। लोनियस तुरंत मर्सिनरीज को ऑर्डर देता है कि वो उसकी हेल्प करें, लेकिन फिर वर्ले कहता है कि उसकी कोई नीड नहीं है क्योंकि वो अकेले ही उस डेमन को हैंडल कर लेगा। वो तेजी से माउंटेन डेमन के पास जाता है और अपनी सॉर्ड उसकी तरफ तानता है, जबकि बाकी कंपेनियंस उसे देखते रहते हैं। फिर वर्ले अपनी सॉर्ड को होली पावर से ब्लेस करता है और माउंटेन डेमन उसके खत्म होने का वेट करता है। आथुओ उसके अटैक से पहले वर्ले इजीली उसके हेवी क्लब को रोकता है और फिर अपनी होली स्वॉर्ड से उसे क्लीन कट कर देता है। इसके बाद वो उस डीमन की ओर जंप करता है और उस पर कई हिट्स करता है। उसे हरा देता है बिना उसे लड़ने का मौका दिए। डीमन को किल करके वो अपनी आर्मी के पास वापस आता है तो लोनियस उसकी तारीफ करने लगता है और कहता है कि अब मिशन इजी होगा क्योंकि उनके पास वर्ले है। लेकिन वर्ले ऐसा नहीं सोचता और ये बात लोनियस को वरिड कर देती है। वहीं मिनाग्रे में तकुडो बर्गर का मजा ले रहा होता है। जब आतू उससे कहता है कि कुछ हेल्दी खा ले, वो कहता है कि उसने हॉस्पिटल में बस हेल्दी और बोरिंग फूड ही खाया है, इसलिए अब वो कुछ नया ट्राई करना चाहता है। उसे आतू की भी चिंता है क्योंकि वो कुछ दिन से सिर्फ सैलेड ही खा रही है और वो कहती है कि ऐसा फूड उसे ज्यादा सूट करता है। वो बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम अब तेजी से बढ़ा है। तभी तकुडो अचानक से आतू से कहता है कि खाने के बाद मॉल्टर और बाकी लोगों को बुला लाओ। वो बताता है कि नए स्काउट सीड्स जिन्हें उन्होंने बनाया है, उन्होंने अपने बेस के आसपास का एरिया मैप कर लिया है और उसका कुछ प्लान है उनके आसपास के ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में। वो सबसे पहले आथू से पूछता है कि क्या उनके पास वाला शहर पवित्र क्वालिया किंगडम का हिस्सा तो नहीं है, और आथू पूरा श्योर दिलाती है कि वो एक इंडिपेंडेंट एरिया है जो न्यूट्रल स्टेटस में है। तकुडो ये सुनकर खुश होता है क्योंकि इसका मतलब है कि वो उस शहर के साथ नेगोशिएशन कर सकते हैं और वो होप करता है कि उनकी बातचीत के दौरान कोई बुरा ना हो। उसे लगता है कि फिलहाल सब ठीक रहेगा, तो आतू मजाक में कहती है कि उसकी ये बात सुनकर शायद वो बदकिस्मती ले आएगा, जिस पर तकुडो हंसते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी उसे एक मैसेज आता है। ठीक उसी वक्त उसे दिखाते हैं कि एक आर्म्ड गैंग जंगल की ओर बढ़ रहा है। वो आतू से कहता है कि अगर पॉसिबल हो तो उन्हें शांति से भगा देना चाहिए और अगर सिचुएशन खराब हो तो लड़ने के लिए रेडी रहना चाहिए। इसी बीच वो आर्म्ड गैंग सच में लोनियस और वर्ले की पार्टी है। जब वो जंगल में एंटर होते हैं, वर्ले सबको रोकने को कहता है क्योंकि उसे कोई आता दिखता है। आतू काले कपड़े पहने हुए जंगल से बाहर आती है जो उसके फेस और आइडेंटिटी को छुपा रहे होते हैं और वर्ले उससे अपनी आइडेंटिटी बताने को कहता है। वो कहती है कि वो एक डार्क एल्फ है जो अपने ट्राइब के साथ जंगल में शेल्टर ले चुकी है क्योंकि उनके लिए और कोई जगह सेफ नहीं है। वर्ले ये बात समझता है और उसे रास्ता देने को कहता है क्योंकि उन्हें जंगल की इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो वो जवाब देती है कि उन्हें अंदर नहीं जाना चाहिए। वर्ले को कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन लोनियस आथू पर चिल्लाने लगता है, पूछते हुए कि गॉड के सेवक की बात कैसे ना माने। वर्ले तुरंत उसे डांटता है कि बीच में मत बोलो, और लोनियस भी उसे नाराज होता है कि उसने डांट क्यों लगाई। तो वर्ले कहता है कि उसे ऐसे छोटी मोटी बात पर मत फंसाओ। फिर वर्ले अपनी बात आथू से जारी रखता है और कहता है कि वो सिर्फ इसलिए वापस नहीं जा सकते कि आथू उन्हें जंगल में आने से रोक रही है। वो उससे पूछता है कि वहाँ क्या छुपा हुआ है, तो आथू जवाब देती है कि वहाँ बस कुछ एल्व्स हैं जो शांति से रहना चाहते हैं। वो उससे पूछती है कि वो इस एरिया में घुसने के लिए इतना एगर क्यों है। थोड़ा सोचने के बाद वर्ले बताता है कि सेंट्स को यहाँ कुछ बहुत बुरा छुपा होने का विजन था और इसलिए वो वापस नहीं जा सकता अपनी आंखों से देखे बिना। मर्सिनरीज शॉक थे क्योंकि उन्हें ये पता नहीं था और लोनियस उससे पूछता है कि वो नेशनल सीक्रेट इतनी इजीली कैसे बयान कर सकता है।
वर्ले फिर उसे चिल्लाता है कि ऐसे चांसेस आते हैं जब सीक्रेट्स बताने पड़ते हैं। इससे लोनियस और ज्यादा नाराज हो जाता है क्योंकि वर्ले जैसे बड़े पैलेडिन के पास भी बिना हायर अप्स की परमिशन की डिवाइन प्रोफेसीज खोलने का राइट नहीं है। इसी बीच वर्ले फिर एक बार आथू से कहता है कि उन्हें जंगल में जाने दिया जाए, एक झलक तो। वो देखती है लेकिन फिर उसका मूड अचानक चेंज हो जाता है, जो वो उन्हें बताती है कि अंदर कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जो उनके टाइम के वर्थ हो। वो उन्हें तुरंत वापस लौट जाने को कहती है और लोनियस गुस्से में है कि एक डार्क एल्फ हिम्मत करके एक गॉड की प्रोफेसी का विरोध कर रहा है। उसे चेंज के बाद आसपास की हवा में कुछ स्ट्रेंज सा महसूस होता है और वो डिसाइड करता है कि जंगल के अंदर कुछ वाकई में बुरा है जिसे उन्हें इन्वेस्टिगेट करना होगा। लेकिन वर्ले ऐसा लगता है कि वो उसे नेगोशिएशन करने को रेडी है। वो उसे कसम खाने को कहता है कि जंगल के अंदर क्वालिया के पवित्र किंगडम को कोई खतरा नहीं है। और आथू अपनी गॉड की कसम खाती है कि असल में उन्हें ही क्वालिया से ज्यादा डर लगता है। वर्ले से सेटिस्फाइड हो जाता है और अनाउंस करता है कि वो पीछे हट रहे हैं। लोनियस इसे मान ही नहीं पाता और कहता है कि ये लेडी साफ साफ कुछ छुपा रही है। वर्ले उसे कवार्ड कहता है और कहता है कि अपने डर की शैडो उस पर मत डालो। वो कहता है कि उन्हें कुछ नहीं मिला और उनकी इन्वेस्टिगेशन यहीं खत्म हुई। वो चलने लगता है लेकिन लोनियस अब उसे डिसीजंस लेने नहीं देगा। वो वर्ले से कहता है कि वो उससे हाई पैलेडिन की अपनी पावर वापस ले रहा है क्योंकि उसने एनिमी को प्रोफेसी बता दी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी। वो मर्सनरी से कहता है कि वो जंगल में जाएंगे और देखेंगे कि वहां कौन बुरा छुपा है। और बार्गो भी मान जाता है क्योंकि आखिरकार लोनियस ही उनकी सैलरी देते हैं। आथू उनसे रिक्वेस्ट करता है कि जंगल में ना जाएं, लेकिन लोनियस अपने लोगों को उसे पकड़ने का ऑर्डर देता है जबकि वर्ले उसे ऐसा करने से मना करता है। आथू बस एक लंबी सांस लेता है कि बातचीत फेल हो गई और कुछ ही सेकंड्स बाद मर्सनरीज सभी लोग आथू के कांटों पर फ्रेश कबाब की तरह टंगे थे और लोनियस सबसे पहले बेहोश हो गया था। उसे तो ये याद भी नहीं थी। वर्ले ही ओनली पर्सन था जिसने सब कुछ देखा और अभी तक जिंदा था और वो घबराकर लोनियस से कहता है कि वो एक विच से डील कर रहे हैं। आथू जल्दी से अपना डिस्गाइज उतारती है और कहती है कि बात इतनी आराम से चल रही थी और ये देखकर बहुत अफसोस हुआ कि चीजें ऐसी ही हो गई। बाकी की मर्सनरीज और लोनियस उस सीन से पूरी तरह शॉक थे और वर्ले बार्गो से कहता है कि मैसेज भेजो, कोई इमीडिएटली पीछे जाकर ये मैसेज पहुंचाए। बार्गो से बताता है कि उनके सारे मैसेंजर्स पिछली फाइट में मार दिए गए थे। आथू जोर से हंसती है, कहती है कि वही तो वो प्रॉब्लम है जिसे वो ढूंढ रहे थे। वो कहती है कि आखिरकार वो उसे ढूंढ चुके हैं और अब सोच रहे हैं कि इसके साथ क्या करने वाले हैं। जब बाकी सब डर के मारे पीछे हट रहे होते हैं तो वो चिल्लाता है कि हिम्मत करो, अब भागने का टाइम नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। वो अपने लोगों को फाइट के लिए रेडी होने का ऑर्डर देता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। और आथू पूरी तरह उससे अग्री करती है। वो कहती है कि ये सब उस फूलिश हार्ट कट पर्सन की वजह से हुआ है जिसने सोचा कि उसका बिलीफ दुनिया में सबसे बड़ी चीज है और अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वर्ले उसे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और आर्चर्स को पहले अटैक करने का ऑर्डर देता है, लेकिन आथू के लिए उनके एरोस को रोकना किड्स प्ले है और वो अपने अंदर की बैटल मेनिया को बाहर आने देती है। लोनियस घबराकर वर्ले से पूछता है वो आखिर है क्या, विच? और वो जवाब देता है कि उसे ये सब मिशन स्टार्ट होने से पहले सबको बता देना चाहिए था, भले ही उसे एक और रूल टूट जाता। विचेस को सेंट्स ने डिजास्टर लेवल मॉन्स्टर्स बताया है और चर्च के हाई ऑफिशियल्स ने ऑफिशियली उन्हें उनकी मोनार्की के लिए सबसे बड़ा डेंजर माना है। वो उन्हें कहता है कि उत्तर में हुई डिस्ट्रक्शन सच में एक विच की वजह से थी और उसे पूरा यकीन है कि उनके सामने वाली लेडी भी विच है। आथू अब उनकी बातों से बोर हो चुका है। वो उन्हें कहती है कि अटैक करो, नहीं तो वो खुद उन पर अटैक कर देगी। बोले सोल्जर से पीछे हटने का ऑर्डर देता है क्योंकि सिर्फ वही और लोनियस ही उससे लड़ सकते हैं। वो लोनियस से कहता है कि उसका पीछा करें और दोनों खुद को होली पावर से इक्विप करते हुए आगे बढ़ते हैं। आथू उन पर अपने टेंटिकल से अटैक करती है, सोचती है कि वो उसे हरा नहीं पाएंगे, लेकिन होली पावर पैलेडिन्स को इविल क्रीचर्स के अगेंस्ट ज्यादा ताकत देती है और वो उसके टेंटिकल्स को काटने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। आथू इस बात से शॉक्ड हो जाती है, लेकिन जब वो अपनी बातों में बिजी होती है तभी वर्ले अचानक उस पर अटैक कर देता है और वो खुद को बचाने की कोशिश में एक और टेंटिकल खो देती है। लोनियस भी उसकी एक और टेंटिकल गिरा देता है और वर्ले को पूरा श्योर है कि अगर वो बाकी 2 टेंटिकल काट देंगे तो वो जीत जाएंगे। लेकिन अब आथू गुस्से में है और अचानक वो 2 मर्सनरीज को हॉस्टेज बना लेती है। सोचती है कि अब पैलेडिन्स उस पर अटैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन वर्ले ने डिसाइड कर लिया है कि वो उसे खत्म करेगा पहले कि वो उनके किंगडम के लिए डेंजर बन जाए। इसलिए वो लोनियस से कहता है कि हम अटैक करेंगे। आथू को ये होप नहीं थी और वो सच में पैलेडिन्स जब अपने टेंटिकल्स के साथ हॉस्टेजेस को चीरते हुए गुजर रहे थे तो वो दंग रह गए। उन्हें लगता है कि अब उनकी जीत तय है, लेकिन आथू पूरे टाइम उन्हें चीट कर रही थी और अब उसने फाइनल स्टेप उठाने का फैसला किया। अचानक उसने कई टेंटिकल्स यूज करके वर्ले को एक ह्यूमन पिन कुशन बना दिया, पहले कि लोनियस कुछ समझ पाता। वर्ले उसे भागने को कहता है, लेकिन आथू तुरंत उसके सिर में होल्ड कर देती है और उसे मार देती है। वो दिखाता करती है कि उसके पास सिर्फ 6 टेंटिकल्स नहीं है, वो जितने चाहे उतने बुला सकती है, जिससे लोनियस भी शॉक रह जाता है। वो पहले से ही काफी एरोगेंट था, अब उसे अपनी मिस्टेक समझ आ गई है और उसे पता है कि वो जीत नहीं सकते।
इसलिए उसने मर्सनरीज को ऑर्डर दिया कि वो भागे और हर तरफ फैल जाएं, क्योंकि उन्हें बस एक आदमी चाहिए जो वापस जाकर किंगडम को न्यूज़ दे सके। आतो गुस्से में है जब मर्सनरीज भाग जाते हैं, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि लोनियस पीछे रुका है अपनी जान लास्ट होप में देने के लिए। वो उस पर अटैक करता है, लेकिन सरप्राइज की बात है कि आतो उसकी होली स्वॉर्ड से उसके वार को रोक देती है। लोनियस समझ नहीं पाता कैसे ऐसा हो सकता है, और आतो उसे कहती है कि उसने वर्ले से होली पावर यूज करने की ताकत चुरा ली है, साथ ही वो सारी टेक्निक्स भी जो उसने सालों में सीखी थी। वो लोनियस को पीछे धकेलते हुए उसकी फैमिली के बारे में बात करने लगती है, क्योंकि उसने वर्ले की मेमोरीज और फीलिंग्स भी चुरा ली हैं। लोनियस ये सुनकर शॉक रह जाता है और आतो से कहती है कि वर्ले ना सिर्फ बहुत स्किल्ड था, बल्कि उसने अपनी पार्टी के हर मेंबर की आखिरी दम तक केयर की थी। वो लोनियस से पूछती है कि कैसा लगता है ये जानकर कि वर्ले को उसकी स्टूपिडिटी की वजह से मरना पड़ा। एरोगेंस से भरा वो जवाब देता है कि उसका करेज अभी भी जिंदा है। वो कहता है कि मर्सनरीज जरूर मैसेज घर तक पहुंचाएंगे। तभी उसे चारों तरफ से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अतु हंसती हुए कहती है कि उसने डार्क एल्व्स को ऑर्डर दिया था कि एक भी आदमी बचकर ना जाए, और लोनियस बहुत गुस्से में आ जाता है। वो गुस्से में उस पर टूट पड़ता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। अतु उसे तुरंत नहीं मारती, बल्कि उसे उल्टा लटका देती है और उसके दिल में फियर और रिग्रेट भर देती है। वो कहती है कि अगर उसने वापस हटकर देखा होता, जैसे वर्ले ने कहा था, वो अपने फैमिली के पास वापस लौट जाता और उनके साथ खुशहाल लाइफ बिताता। लेकिन उसने गलत स्टेप उठा लिया और अब उसकी आगे की लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाएगी। वो लोनियस से कहती है कि वो यही मरेगा, उसके बाद वो उसके फैमिली को ढूंढकर मार डालेगी। वो उन सभी शहरों और गांवों के लोगों को भी मार डालेगी जिनसे उसका ग्रुप गुजरा था, बिना किसी रीजन के, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही उठाएगा। वो उससे कहती है कि उसका राजा ने बताया था कि जब लोग तुम्हें नीचा दिखाने लगे तो लाइफ खत्म समझो तुम, और ये श्योर करने के लिए कि कोई भी उसे कभी नीचा ना दिखाए, वो बिना किसी रीजन के लाखों लोगों को मार डालेगी और हर कोई लोनियस से हेट करेगा। उसका माइंड पूरी तरह से ब्रेक हो चुका है और वो अतु से रुकने को कहता है, लेकिन वो खुश मिजाज होकर कहती है कि वो जरूर एक अच्छा रिलीजियस पर्सन रहा होगा जो अपने देश और फैमिली से लव करता था, लेकिन उसे ऐसे हिपोक्रेट लोग पसंद नहीं हैं। वो उसे बताती है कि वो हेवन की अपनी छोटी सी सीट से इस मैसेकर को देखे, और लोनियस फिर से उससे रुकने की रिक्वेस्ट करता है। इस बार अतु बस उसे चीरकर खत्म कर देती है। उसकी टॉर्चर के बाद वो जल्दी ही रॉक के किनारे सीरियस होकर खड़ी होती है, अपने किए गए काम और फ्यूचर के बारे में सोचती है। वहीं लोनियस की वेडिंग रिंग उसके ब्लड के डीप वाटर में पड़ी होती है। तभी जिया और कुछ ब्लैक एल्व्स वहां आते हैं, बताते हुए कि उन्होंने सारी मर्सनरीज का खात्मा कर दिया है, जैसे उसने कहा था। वो उन्हें बताती है कि उसे ये देखकर खुशी हुई और वो वापस लौटने का फैसला करती है, क्लीनिंग का काम उन्हीं पर छोड़कर। लेकिन जाने से पहले जिया उससे क्वेश्चन करता है। वो घबराते हुए उससे पूछता है कि क्या उसका कोई प्लान है। वो उससे अभी लोनियस से जो कहा था उसे पूरा करने की बात करती है और एक पल के लिए सीरियस लगती है, फिर वापस अपनी यूजुअल सेल्फ में आ जाती है। वो कहती है कि वो ये सब कैसे करेगी, क्योंकि वो तो शांति प्रेमी है और लोनियस को बस मजे के लिए तंग कर रही थी। फिर वो तुरंत तकुडो के पास जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसके पास उसके लिए एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। रिपोर्ट ये है कि उत्तर में एक और विच की प्रेजेंस है, जो दोनों के लिए नया वर्ड था, क्योंकि गेम में विच नाम की कोई यूनिट नहीं थी। तकुडो को रियलाइज होता है कि वैसे तो ये पूरी तरह गेम की दुनिया नहीं है, और अतु कहती है कि कुछ चीजें गेम जैसी ही हैं, लेकिन बाकी काफी अलग है। फिर भी वो श्योर है कि ये डिफरेंस उनके फायदे के लिए भी यूज किया जा सकता है। तकुडो समझ नहीं पाता कि उसका मतलब क्या है, तो वो उसे बताती है कि इस दुनिया में सिर्फ अपने हराए हुए ओपोनेंट्स की पावर्स नहीं, बल्कि उनकी मेमोरीज का भी एक हिस्सा वो ले सकती है, जो कि बहुत काम आने वाला है। वो एंथुजियाज्म से तकुडो को बताती है। वो कहती है कि उसे क्वालिया किंगडम की हालत के बारे में थोड़ा बहुत पता है, वो भी उन 2 पैलेडिन्स की वजह से जिन्हें उसने किल कर दिया था। वो बताती है कि फिलहाल क्वालिया उत्तर में हो रहे असंतोष में बिजी है, इसलिए वो उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन उनकी पूरी सर्वे टीम के खत्म हो जाने से जरूर शक पैदा होगा। तकुडो का मानना है कि भले ही क्वालिया कोई स्टेप उठाए, उन्हें बहुत अलर्ट रहना होगा, क्योंकि वो किस चीज का सामना कर रहे हैं पता नहीं। उन्हें उनकी चिंता नहीं है, लेकिन वो इस बारे में काफी क्यूरियस है। उत्तर की वो सोर्सरेस, वो अतु से पूछता है कि पैलेडिन की मेमोरीज में उसे उस सोर्सरेस के बारे में क्या पता है, तो अतु जवाब देती है कि कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस एक बात उसे पक्की लगती है कि उस सोर्सरेस ने उत्तर में बड़ी मिलिट्री डिस्ट्रक्शन मचाई थी। फिर अचानक उसे याद आता है कि उसे सोर्सरेस का नाम भी पता है। उसका नाम इराक्वेनो है, जो स्लर्पिंग सोर्सरेस कहलाती थी। अब तकुडो को क्यूरियोसिटी होती है और वो सोचता है कि अगर सिर्फ एक सोर्सरेस ही किसी देश को इतनी बड़ी मिलिट्री डिस्ट्रक्शन पहुंचा सकती है,
तो शायद वो भी उसी तरह अर्थ से इस दुनिया में आई होगी जैसे वो लोग आए हैं। उसे यकीन है वो गेम के हीरो यूनिट्स के बराबर है और कहती है कि उन्हें उस सोर्सरेस से कॉशियस रहना चाहिए, उसे एक पॉसिबल एनिमी मानते हुए। अतु कहता है कि सोर्सरेस भी उनके जैसी ही एक बुरे स्वभाव कैरेक्टर है और वो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तकुडो इस बात को रिजेक्ट करता है, याद दिलाते हुए कि बुरे स्वभाव जातियां जनरली एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं रखती। अतु कहता है कि हालात डिफिकल्ट दिख रहे हैं, लेकिन तकुडो उसे काम रहने को कहता है क्योंकि सोर्सरेस उनसे बहुत दूर है और भले ही वो निकले तो उनके एनिमी को देखते हुए उनके पास रेडी होने का टाइम है। इसी बात से वो हीरो को बुलाने के मुद्दे पर आ जाते हैं और तकुडो कहता है कि उन्हें किस हीरो को बुलाना है इस पर फिर से सोचना पड़ेगा। पहले उसने इंसेक्ट क्वीन इसला को बुलाने का सोचा था, लेकिन अब उसे लगता है कि शायद कोई ज्यादा फाइटर हीरो बुलाना बेटर होगा। साथ ही उसे ये भी लगता है कि उनके आसपास के कंट्री से डील करने की स्ट्रैटेजी में चेंज करना होगा। वो अतु से कहता है कि उसने इंडिपेंडेंट एरिया के साथ फ्रेंडशिप करने का फैसला किया है। वो अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं ताकि अगर कोलिया उनसे लड़ने आए तो उन्हें दोस्त मिल सकें, इसलिए वो अपनी ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देख रहे हैं। अतु सोचती है कि भले ही ईस्टर्न कंट्रीज न्यूट्रली क्यों ना हो, वहां से हेल्प पाना डिफिकल्ट होगा, लेकिन तकुडो का मानना है कि जब तक उनके पास कुछ वैल्यूएबल चीज होगी वो उनकी बात जरूर सुनेंगे। वो कहता है कि ताकत बढ़ाते हुए ही ईस्टर्न कंट्री की स्पाइंग करनी चाहिए और अतु अपने प्लान को आगे बढ़ाने का फैसला करता है। उसी बीच एक दूसरे देश में एनिमल रेसेस अपने शहर पर कंटिन्यूअसली अटैक करने वाले इविल मॉन्स्टर्स से लड़ रही हैं। अटैक की लीडरशिप एक ओल्ड बट पावरफुल काउगर्ल सॉर्सरेस कर रही है और जैसे ही वो एक वेव मॉन्स्टर्स को हरा देती, दूसरी वेव आ जाती, जिससे उसे समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। वहीं अतु तकुडो के ऑर्डर्स पूरा करने निकलता है, लेकिन बीच रास्ते में रुक जाती है। घबराते हुए कहती है कि शायद उसने पैलेडिन्स के साथ थोड़ा ज्यादा कर दिया है। उसे डर है कि इससे तकुडो को बुरा लग सकता है, जो सच में पीस लविंग करता है। लेकिन तकुडो कहता है कि कोई बात नहीं, जो भी वो करे उसे कोई बुरा नहीं लगता। एक पल के लिए यहाँ तक कि अतु भी तकुडो के अंदर छिपा बिल्कुल ब्लैक और डिस्ट्रक्टिव राजा को देख पाता है। वो फिर उसके लिए गाने लगती है, बताती है कि वो उसकी हर बात मानेगी। कुछ ही टाइम बाद तकुडो का महल फाइनली बनकर रेडी हो जाता है और वो इस बात से बहुत खुश होता है। अतु उसकी खुशी में शामिल होती है और दोनों बात करते हैं कि ये महल उनके किंगडम की शुरुआत का सेलिब्रेशन मनाने के लिए बनाया गया है। तकुडो कहता है कि एक दिन वो और बड़ा महल बनवाना चाहता है। अतु बताती है कि उनके पावरफुल वॉरियर्स उस महल में रहेंगे और हर रूम में सर्वेंट्स होंगे। ऐसा कहते हुए उसे याद आता है कि तकुडो के पास अभी तक कोई पर्सनल असिस्टेंट नहीं मिला था और उसे अचानक इसके लिए बुरा लगने लगा। उसने तकुडो से कहा कि वो तुरंत ही एक मेड ढूंढेगी जो उसकी सभी नीड्स पूरी करेगी। जब तकुडो ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, तब भी उसने जिद की क्योंकि ये उसके लिए प्राइड की बात थी। अतु ने उससे पूछा कि वो किस तरह की लड़की चाहता है, तो तकुडो घबराते हुए बोला कि उसे कोई ऐसी चाहिए जिससे बातें करना इजी हो। उसने कहा कि डार्क एल्व्स लोग उससे बहुत दूर रहते हैं और इससे उसका फ्रेंडली राजा बनने का सपना पूरा नहीं होता। अतु को ये बात पता थी। असल रीजन तकुडो की कंडीशन है, पर वो उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताती। इसके बजाय वो उसे बिलीव दिलाती है कि वो एक ग्रेट प्लान से इस मैटर को हैंडल कर लेगी, लेकिन तकुडो को लगता है कि ये ठीक से नहीं होगा। थोड़ी देर बाद अतु के कहने पर मोल्टर, जिया और एमिली वहां पहुंच जाते हैं और अतु उन्हें कहती है कि गांव की सारी लड़कियों को कलेक्ट करके यहाँ ले आओ। ये सुनते ही मोल्टर घबरा जाता है और रीजन पूछता है, तो अतु बताती है कि तकुडो को यंग गर्ल्स पसंद है। वो अपनी योजना पर प्राइड महसूस करती है। बच्चों को तकुडो से खुलकर बात करने की ट्रेनिंग दी जा सकती है, लेकिन दूसरी तरफ तकुडो को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि वो उसे किसी PDF फाइल की तरह दिखा रही है। खैर, उसने हालात संभाल लिए और कहा कि वो चाहता है कि बच्चे उसकी सेवा करें क्योंकि वे बड़े लोगों की खराब सोच से दूर होते हैं। सबको ये सुन के खुशी हुई कि तकुडो उनका राज्य पार्ट 2 नहीं बनाएगा और आतु भी उसकी तरफ से बोलती है कि ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं, इसलिए बच्चे इन्हें आसानी से संभाल सकते हैं। ठीक है। गिया ने तुरंत जवाब दिया कि अगर ऐसा है तो सिर्फ लड़कियों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि लड़के भी मदद कर सकते हैं। तकुडो ने एक सच्चे नारीवादी की तरह इस सवाल का जवाब दिया कि उनका प्लान बच्चों को भविष्य के नेता बनाने का है और वे महिलाओं को आगे बढ़ाने में भी चाहते हैं। तो ये एक साथ 2 काम हो रहे हैं। एल्व्स उन्हें पूरी तरह मान लेते हैं और एमिली ये जानकर खुश होती है कि राजा भी नारीवादी है। वे उसकी अच्छी सोच की तारीफ करते हैं और तकुडो इसे सुन के खुश होता है। उसने सब कुछ बढ़िया संभाल लिया। आतु ने फिर उनसे कहा कि तुरंत कुछ बच्चे यहाँ भेजो और तकुडो उम्मीद करता है कि अब लोग उसके आसपास अजीब महसूस करना बंद कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य से जो भी बच्चे उसे देखने आते हैं वे सब रोने लगते हैं।
आरतू मॉल्टर से कह रही है कि दूसरा बैच लेकर आओ। मॉल्टर उसे बताता है कि ये गांव के सारे बच्चे थे और आरतू उसे बेहुदा कह रही है। अचानक गिया मलार की सुझाव देती है कि वे जुड़वा बहनों को भेज सकते हैं, लेकिन वह इस बात को ठुकरा देता है। आरतू फिर से इस बात को उठाती है और मॉल्टर बताता है कि वहाँ 2 जुड़वा बहनें हैं। गांव के लोग हैं और भले ही वे होशियार हैं, लेकिन उनकी कुछ खास परिस्थितियां हैं जो उन्हें राजा की सेवा के लिए अनुकूल नहीं बनाती। आतू ने कहा कि वो खुद इसका फैसला करेगी और उससे कहा कि जुड़वा बच्चों को यहाँ लाओ, लेकिन गिया ने जवाब दिया कि वो उन्हें पहले ही बुला चुका है। गिया बूढ़े आदमी के सामने अपनी दूर सूची दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन आतू कह रही है कि उनका झगड़ा मापने का मुकाबला बाद में कर लेना। गिया जल्दी से जुड़वा बच्चों के अंदर ले आता है और छोटी बहन अपना नाम करीना बताती है और बड़ी बहन मरीना के बारे में आरतू एक नजर में ही समझ जाती है कि लड़कियों ने बहुत कुछ सहा है और करीना से उसके निशानों के बारे में पूछती है। वह जवाब देती है कि ये एक बीमारी की वजह से हैं, लेकिन ये उसके लुक पर सूट करते हैं। मॉल्टर बताता है कि करीना को चेचक जैसी बीमारी हुई थी और भले ही अब वो पूरी तरह ठीक हो चुकी है, निशान रह गए हैं। फिर मॉल्टर मरीना के बारे में पूछता है तो वह रोते हुए जवाब देती है कि उसने अपनी माँ को खा लिया। तकुडो और आरतू ये सुन के हैरान रह जाते हैं और वे मॉल्टर से वजह पूछते हैं तो वह घबराते हुए बताता है कि जुड़वा लड़कियों की माँ बहुत गर्वीली थी और एक महान महिला जो अपने कुल के लिए अपनी जान दे दी। वे समझते हैं कि डार्क एल्व्स को किसी न किसी वक्त भूखमरी और मानव भक्षी बनने के बीच चुनाव करना पड़ा था और इसी वजह से जुड़वा बहनों ने अपनी माँ खो दी। आरतू सोचती है कि लड़कियां निर्दर हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन उसे उनमें कुछ अजीब सा लग रहा है। अचानक मरीना तकुडो के पास आती है और कह रही है कि वह बिल्कुल सफेद है। वह उसकी बात सुन के हैरान होता है, लेकिन उससे पूछता है कि क्या वह उससे डरती नहीं। मरीना कह रही है कि वह उससे डरती नहीं और उसकी दासी बनने के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि वो इसे संभाल सकती है। इसके बाद ताकुडो करीना से पूछता है कि वो क्या सोचती है और वो जवाब देती है कि उसे अपनी बहन के साथ रहना है, इसलिए वो भी उसकी नौकरानी बन जाएगी। ताकुडो खुश होता है कि वे दोनों उसके साथ हैं और अतु घोषित करती है कि जुड़वा बहनें आधिकारिक तौर पर राजा की नौकरानी बन गई हैं। लेकिन जैसे ही वे कमरे से बाहर निकलते हैं, मॉल्टर ताकुडो से सावधानी से कह रहा है कि जुड़वा बहनों ने अपनी माँ के मरने के बाद से एक भी आंसू नहीं बहाया है। वो कह रहा है कि उन्होंने अपने दिल सबके लिए बंद कर दिए हैं और ताकुडो से विनती करता है कि उसे दया और धैर्य से पेश आएं। थोड़ी ही देर बाद जुड़वा बच्चे ताकुडो की सेवा करने लगते हैं, लेकिन मरीना थोड़ी लाचार होती है और पानी ताकुडो पर गिरा देती है। करीना उसकी गड़बड़ी साफ करती है, तभी अतु वहां आ जाती है। ये देखकर वो निराश होती है, लेकिन ताकुडो से कह रही है कि उन्हें अभी बैठक में जाना है। जैसे ही बैठक शुरू होती है, अतु फैसला करती है कि पहले निर्माण विभाग की बात करेगी। एमिली, जो निर्माण विभाग की प्रमुख है, उठती है और कह रही है कि क्योंकि महल अब पूरा हो चुका है, उनकी मजदूर टीम दूसरी इमारत बनाने के लिए फ्री है। ताकुडो ये सुन के खुश हुआ और उसने एमिली को एक क्लिनिक बनाने का आदेश दिया, क्योंकि इससे उनके लोग स्वस्थ रहेंगे और ये सबसे सस्ता निर्माण होगा। एमिली अपना काम पूरा करके बैठ गई, लेकिन जब अदू संसाधन इकट्ठा करने की बात शुरू करती है तो उसे फिर से खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि ये भी उसकी जिम्मेदारी है। वो कह रही है कि वे खाने पीने की चीजें और अन्य संसाधन धीरे धीरे इकट्ठा कर रहे हैं, वो भी ताकुडो द्वारा बनाए गए खास बर्तनों और औजारों की वजह से। उसे लगता है कि राजा को इस काम में लगाना बेकार है, लेकिन अतु ने जवाब दिया कि क्योंकि उन्हें नया आइटम बनाने के लिए बस माना चाहिए, इसलिए उन्हें ऐसे संसाधन बनाने चाहिए जो जल्दी से ज्यादा माना इकट्ठा कर सके। फिर वो रिसर्च डिपार्टमेंट की तरफ गई और मॉल्टर खड़ा होकर अपनी रिपोर्ट दी। उसने कहा कि जो मिलिट्री मैजिक वो बना रहे थे वो पूरा हो गया है, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ वो ही इसे इस्तेमाल कर सकता है। वो जल्द ही इसे बाकी एल्व्स को भी सिखाएगा, लेकिन उसे नहीं लगता कि असल जिंदगी में इसका ज्यादा इस्तेमाल होगा, क्योंकि उनके राजा अहिंसावादी हैं। अतु भी इसे सहमत हो गई, उसके साथ होती है और कह रही है कि अभी एक सैन्य ज्यादा काफी है। वो मॉल्टर से कह रही है कि अब वो 6 महान तत्वों पर ध्यान दे, क्योंकि ये लंबी अवधि में सबसे ज्यादा मदद करेंगे। इसके बाद वो सैन्य स्थिति के बारे में पूछती है और गिया अपनी रिपोर्ट देने के लिए खड़ा हो जाता है। 5 लंबे पैर वाले कीड़े सेना में स्काउट्स के रूप में शामिल हो गए हैं और वे अभी देश के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। वो बताता है कि वे जंगल के बाहर नहीं गए, क्योंकि वहाँ एक वीरान मैदान है और छुपने की कोई जगह नहीं है। अतु उसे बताती है, सारी कीड़े मकोड़े जल्दी से इलाके की जांच करने भेजो, क्योंकि जब तक वो उनकी रक्षा कर रही है उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। गिया ये सुन के खुश हुई। फिर अतु ने ये भी बताया कि उन्होंने ये तय कर लिया है कि अगला हीरो किसे बुलाना है। ताकुडो ने बताया कि वे ईसा को, कीड़ों की रानी को बुलाएंगे, और तभी डार्क एल्व्स अलर्ट मोड में आ गए। मॉल्टर ने कहा कि उन्होंने हीरो को बुलाने के लिए जरूरी सारा खाना और लकड़ी इकट्ठा कर ली है, अब बस माना बचा है। उसके बाद उन्होंने बाकी मुद्दे पर बात की और मीटिंग खत्म हुई। कुछ बहुत थकाने और तनावपूर्ण घंटों के बाद सब खत्म हो जाता है। सब कुछ सुलझाने के बाद ताकुडो अपने सेवकों के साथ अपने सिंहासन कक्ष की ओर लौटता है, लेकिन मरीना उससे टकरा जाती है, जिससे कागज इधर उधर बिखर जाते हैं। करीना मदद करने दौड़ती है, लेकिन वे दोनों मिलकर एक कागज फाड़ ही बैठती हैं।
ताकुडो उन्हें कह रहा है कि कोई बात नहीं और फिर वापस अपने सिंहासन पर बैठ जाता है। जब मरीना उसके पास जाकर पूछती है कि क्या वो बुरा आदमी है, तो वो जवाब देता है कि वो एक बुरे चरित्र का इंसान है, जिसका मतलब है वो बुरा ही है। मरीना फिर पूछती है कि तो फिर वो उन्हें मार क्यों नहीं रहा है, और ताकुडो उसकी बात पूरी तरह से समझ भी नहीं पा रहा था। करीना ने समझाया कि उसकी बहन जानना चाहती है कि एक महान राजा होते हुए भी वो इतनी दया क्यों दिखाता है, जबकि वे हमेशा गलतियां करते रहते हैं। ताकुडो ने इसे अपनी आदत बनकर टालने की कोशिश की, लेकिन लड़कियां संतुष्ट नहीं हुई। फिर उसने उन्हें अच्छे और बुरे लोगों के बीच फर्क समझाने का फैसला किया। उसने कहा कि अच्छे लोग सिर्फ अच्छे काम ही कर सकते हैं, मतलब वे दूसरों को चोट नहीं पहुंचा सकते या उनसे चोरी नहीं कर सकते। फिर उसने लड़कियों से पूछा कि बुरे लोग क्या कर सकते हैं, और वे जवाब देते हैं कि वे सिर्फ बुरी चीजें ही कर सकते हैं। ताकुडो उन्हें सही कह रहा है कि बुरे लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। वो दावा करता है कि वे स्वार्थी हैं और पूरी तरह से आज़ाद हैं, इसलिए वे अच्छी और बुरी चीज़ें भी जैसे उन्हें मन हो कर सकते हैं। वो कह रहा है कि क्योंकि वो खुद एक बुरा इंसान है, इसलिए वो उनकी गलतियों को माफ़ कर सकता है। और तभी उसे एहसास होता है कि लड़कियां जानबूझकर गड़बड़ी कर रही हैं ताकि वो उन्हें सज़ा दे। वो उनसे अपनी बात की पुष्टि करने को कह रहा है और वे ऐसा करती हैं। ताकुडो समझ जाता है कि लड़कियों को ऐसा लग रहा था कि माँ के मर जाने पर जिनकी जान बच गई वो उन्हें बुरा लगता था, लेकिन वो सुकून से उनके पास आता है। वो उनसे पूछता है कि उनकी माँ ने मरने से पहले क्या कहा था। मरीना जवाब देती है कि उन्होंने कहा था कि हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है। ताकुडो उन्हें बताता है कि उनकी माँ का प्यार ही उन्हें आज तक जीवित रख पाया है और उन्हें ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए जिस पर उनकी माँ गर्व कर सके। वो उनकी सर पर हाथ फेरते हुए कह रहा है कि वे अपनी मर्जी से जी सकते हैं और जब तक वे खुश और मतलब भरी जिंदगी जीते रहेंगे वो उन्हें आशीर्वाद देता रहेगा। लड़कियां उसे गले लगाती हैं और ये सुनते ही रोने लगती हैं, और जब बाद में अतु कमरे में आती है तो उन्हें ताकुडो के सिंहासन पर सोते हुए पाती है। उसे ये जलना होती है कि वे उसके करीब हो गए, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो यहाँ रिपोर्ट बनाने आई थी। वे एक और कमरे में जाते हैं जहाँ अतु उसे पूर्व की तरफ स्थित एक एकत्र राजस्थ फोन हेवन के बारे में बताती है, जहाँ इंसान और जानवर साथ साथ रह सकते हैं। जंगल के करीब वाला शहर ड्रैगन कहलाता है और वो भी उस राजस्थ का हिस्सा है जिसे शामन की एक काउंसिल शासन करती है। ताकुडो सोचता है कि वे ड्रैगन के साथ पहले कूटनीति संबंध शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो ये जानने की उत्सुक है कि ये शहर मुख्य राज्य से इतना दूर क्यों बनाया गया है। अतु उसे बताती है कि शहर एक ड्रैगन वेन के आसपास बनवा है, जो प्राकृतिक माना का सबसे अच्छा स्रोत है। उसे लगता है कि ये शहर सिर्फ माना इकट्ठा करने के लिए एक चौकी है, लेकिन इस वक्त इसे गॉब्लिन और दूसरे राक्षसों ने घेर रखा है और राज्य से कोई मदद आने की उम्मीद नहीं है। ताकुडो सोचता है कि यही उनका मौका है, क्योंकि अगर शहर राक्षसों के हाथ लग गया तो बहुत सारे शरणार्थी होंगे और वे उन्हें अपनी आबादी में शामिल कर सकते हैं। फिर उन्हें फून किंगडम से सीधी बातचीत करने के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ताकुडो तुरंत एक राजदूतों का दल ड्रैगन भेजता है, जिसकी अगुवाई अदु करती है, और वे जंगल के किनारे पर बाइसन, शामन, टोंका और कुछ अन्य पशु मानवों से मिलते हैं। अतु और उसके साथियों से शुद्ध बुराई की आभा निकलती है, जिससे पशु मानव घबरा जाते हैं। टोंका उन्हें सलाह देती है कि वे घबराकर इन लोगों पर हमला ना करें, क्योंकि उसे यकीन है कि वे उन्हें हरा नहीं सकते। इस बीच अतु काला एल्व्स को खड़ा रहने को कहा गया, क्योंकि वो बीस्टमैन से अकेला बात करना चाहती है। टोंका इस पर और भी ज्यादा घबराई, क्योंकि उसके बीस्टमैन अधि महत्वाकांक्षी स्वाभाविक इंस्टिंक्ट्स के कारण या तो भागने को तैयार थे या लड़ने को। अतु ने अपने टेंटिकल्स निकालने शुरू कर दिए ताकि बीस्टमैन को डरा सके, लेकिन तभी एक बेवकूफ इंसान बीच में आ गया और उस तनावपूर्ण माहौल को शांत कर दिया। वो हंसते हुए अपना नाम पेपे बताता है और अतु से भी अपना परिचय देने को कह रहा है। अतु उसके इस बेकाबू रवैये को देखकर तुरंत अपने टेंटिकल्स वापस खींच लेती है, लेकिन अब टोंका डरती है कि ये सब कुछ ठीक नहीं होगा। सबकी जान जाने वाली थी, लेकिन खुशकिस्मती से पेपे ने बातचीत शुरू करके सबकी जान बचा ली। पता चला ड्रैगन वाले भी किंग ताकुडो से मिलना चाहते थे और टोंका एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रही थी। अतु ने उसे बताया कि वे भी वही कर रहे थे, इसलिए रास्ते में उनकी टक्कर हो गई। अतु उन्हें जंगल के अंदर ले गया और पेपे रास्ते में हुई अपनी हरकतों के बारे में चिल्लाने लगा। टोंका उस बेवकूफ की तरफ से माफी मांगती है और अतु कह रहा है कि कोई बात नहीं, भले ही उसे थोड़ी नाराजगी हुई उसके द्वारा। फिर वह टोंको से पूछती है कि उसने अपने सिपाहियों को साथ क्यों नहीं लाया, और बीसन वाली औरत जवाब देती है कि वे जंगल काली हवा को संभाल ही नहीं पाएंगे। वो उस राजा से मिलने के लिए उत्सुक है जिसे एक ताकतवर राक्षस जैसे अतु सेवा करता है, लेकिन जब वो ताकुडो के सामने आती है तो उसकी असली ताकत को समझना उसके बस की बात नहीं होती। वह डरने लगती है कि वे खतरे में हो सकते हैं और पेपे सबसे ज्यादा खतरे में हो सकता है, उसकी बेवकूफ़ी भरी आदतों की वजह से। पहले जब वे ड्रैगन छोड़ रहे थे तो उनकी मुलाकात एक शक्तिशाली ट्रोल से हुई और पेपे ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अकेला लड़ने का फैसला किया। पेपे ने ट्रोल को दबा दिया और उसके ऊपर चढ़ गया, लेकिन फिर ट्रोल उठ गया और फिर से उस पर हमला कर दिया। पेपे डर के मारे जम सा गया। तभी टोंका समय पर आ गई और उसे बचा लिया। उसने पेपे को लापरवाही के लिए डांटा और फिर कहा कि सजा के तौर पर उसे उसके साथ श्रापित जंगल जाना होगा, क्योंकि उन्हें जांच करनी है कि वहीं तो हाल में उनके शहर पर हमला करने वाले राक्षसों का स्रोत तो नहीं है। अब टोंका अपने फैसले पर पछतावा कर रही है
और सोच रही है उसने गलत किया कि उसने बुराई के साक्षात रूप के सामने बच्चा लाया। लेकिन पेपे तो पेपे है और वो बड़े आत्मविश्वास से खुद को तकूड़ो से मिलवाता है और उसे दोस्त बनने को कह रहा है। टोंगा घबरा जाती है और उस बेवकूफ की बात काट देती है उसकी तरफ से माफी मांगते हुए। लेकिन तकूड़ो खुश है क्योंकि ये पहली बार है जब किसी ने उससे दोस्त बनने को कहा है इस दुनिया में। वो पेपे का दोस्त बनाने के लिए मान जाता है, जो टोंगा को हैरान कर देता है। और अतु थोड़ी देर सोचता है, फिर तकूड़ो को उसकी पहली दोस्ती पर बधाई देता है। दोस्त डार्क एल्व्स भी उसके लिए ताली बजाने लगते हैं और टोंगा पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई कि यहाँ क्या हो रहा है। उसके बाद मेहमानों के सामने वेलकम डिनर परोसा गया और टोंगा सेब के रस के स्वाद और पारदर्शक कांच के बर्तनों को देखकर हैरान रह गई। पेपे को भी यह बहुत पसंद आया और उसने फिर से मांग लिया। फिर वो तुरंत मेज के ऊपर कूद पड़ा ताकि गिया की मसल्स को घूर सके और उसके बाद मोल्टर के सामने अपना जादू दिखाने लगा। तकूड़ो सच में इस एक्सट्रोवर्ट भगवान से प्रभावित था, लेकिन वह नहीं। अब उसे पता है कि कैसे आगे बढ़ना है। वह अपनी नई बनी दोस्ती में उलझना नहीं चाहता क्योंकि उनके बीच बातचीत होनी है, लेकिन साथ ही वह बीस्टमैन को ये दिखाना चाहता है कि वह दोस्ताना है ताकि वे उस पर भरोसा कर सके। अचानक उसे एक आइडिया आता है और वह पेपे से पूछता है कि क्या वह उसके साथ एक गेम खेलना चाहेगा। सब लोग हैरानी से उसे देखते रहते हैं, लेकिन पेपे खुशी खुशी ऑफर स्वीकार कर लेता है। वे कई तरह के गेम खेलते हैं और हर एक गेम में पेपे तकूड़ो को हरा देता है, जिससे टोंगा बहुत परेशान हो गई। फिर उसने तकूड़ो से कहा कि ये नए गेम्स तो मस्त हैं, इन्हों को अपने देश में बेचना चाहिए। टोंगा यह सुनकर घबरा गया, लेकिन तकूड़ो खुशी खुशी मान गया क्योंकि वह वैसे भी उनके साथ व्यापार करने की योजना बना रहा था। उसने पेपे का धन्यवाद किया कि उसने यह बात उठाई, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि अब गेम खेलने का टाइम खत्म हो गया है क्योंकि अब उसे बीस्टमैन के साथ गंभीर कूटनीतिक बातचीत करनी है। खाना खत्म होते ही तकूड़ो ने अतु को बातचीत शुरू करने इशारा किया और वो तुरंत टोंका से पूछ बैठी कि उसने डेलीगेशन यहाँ क्यों भेजा। यहाँ टोंका झिझक जाती है जब असली मुद्दा आखिरकार सामने आता है और वह बताती है कि हाल में बुरी स्वभाव वाले बारबेरियन जैसे ट्रोल और गॉब्लिन उनके शहर पर हमला कर रहे हैं। वह कह रही है कि वे यहाँ उन हमलों का कारण जांचने आए हैं और तकूड़ो तुरंत पूछता है कि क्या उनकी सैन्य ताकत कम है। टोंका इस पर घबराती है क्योंकि अगर तकूड़ो ने उनकी कमजोरी जान गया तो वह उसे बातचीत में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वह तुरंत कह रही है कि फिलहाल वे उन्हें बिना किसी समस्या के भाड़ देते हैं और क्योंकि उन्होंने अपने सबसे ताकतवर 2 शामनों को एक मिशन पर भेजा है ताकि हालात की जांच कर सके, इससे पता चलता है कि वे अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं। टोंका कह रही है कि वे बस रिस्क लेना नहीं चाहते और अतु उससे सहमत है क्योंकि बारबेरियन आमतौर पर सभ्यताओं से दूर रहते हैं। सब उसकी बात मानते हैं, लेकिन फिर पेपे बोलता है। वो कह रहा है कि उसे बताया गया था कि इस जांच मिशन का मकसद बारबेरियन का स्रोत ढूंढना है, नहीं तो उनका शहर तबाह हो जाएगा। और टोंका इतनी हैरान रह जाती है कि बोल ही नहीं पाती कि उसे डांटे। वैसे भी वो उसे भरोसा दिलाती है कि उनका ड्रैगन या उसके राज्य से कोई दुश्मनी नहीं, वे बस अपने खुद के देश को शांति से विकसित करना चाहते हैं। फिर वह कह रही है कि बारबेरियन की समस्या उन्हें भी प्रभावित करती है क्योंकि एक बार वे ड्रैगन को तबाह कर देंगे तो फिर वे उन पर हमला करेंगे। टोंका उम्मीद लगती है कि शायद उसे कुछ मदद मिल सके और तकूड़ो कह रहा है कि वह अपने दोस्तों की मदद करना चाहता है। टोंका उसे पूछती है कि उसे बदले में क्या चाहिए क्योंकि वह जानती है कि अब वह उसके साथ बराबरी का सौदा नहीं कर सकता। पेपे की वजह से सब कुछ डगमगा गया। अतु ने जवाब दिया कि वे शहर में ड्रैगन वेन चाहते हैं और टोंका घबरा गई क्योंकि उसने तो इसका जिक्र भी नहीं किया था। उसने कहा कि अतु ने पूरा रिसर्च कर लिया है और अतु ने कंफर्म किया कि वे ड्रैगन वेन के संयुक्त नियंत्रण से खुश रहेंगे क्योंकि फिलहाल उन्हें उससे मिलने वाली सारी माना की जरूरत नहीं है। लेकिन अतु चाहती है कि मिनाग्रा को ये अधिक मिल की माना किस तत्व में बदली जाएगी। टोंका यह सुनकर हैरान रह गई क्योंकि वे अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंची थी। वह अभी तक टेक्नोलॉजी की पूरी जानकारी नहीं रखती और मानती है कि मिनाग्रा उनसे कहीं ज्यादा एडवांस है। वह सोचती है कि क्या उसे ये डील स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन फिर वह तय करती है कि तकूड़ो और अतु को पेपे के बारे में बताएगी। वह कह रही है कि पेपे गोकू और लफी दोनों से ज्यादा बेवकूफ है, लेकिन वह टैलेंटेड है और सभी शामनों में सबसे अच्छा इंसान समझने वाला भी है। इसलिए वह चाहती है कि पेपे तय करे कि उन्हें यह डील लेनी चाहिए या नहीं। और पेपे उसे कह रहा है कि वह शुरू से ही इस देश के लोगों का दोस्त बनना चाहता था। इसके साथ एक मिनाग्रा और विदेशी राज्य के बीच गठबंधन बन गया है। कुछ दिन बाद तकूड़ो ने बैठक बुलाई ताकि पहले ही खत्म हो चुकी बातचीत के बारे में विवरण पर चर्चा की जा सके। एमिली कह रही है कि वे विदेशी राज्य को खासकर ड्रैगन को खाना और खिलौने एक्सपोर्ट करेंगे और बदले में भी उन्हें धातु और अन्य दैनिक जरूरतें देंगे। साथ ही बारबेरियन से लड़ाई में मदद करने के बदले वे ड्रैगन वेन पर संयुक्त नियंत्रण रखेंगे।
मोल्टर पेपे की लापरवाही का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन वह इसके बारे में चिंतित भी है। यह लड़का तकुड़ो भी ऐसा ही सोचता है, लेकिन दिल के अंदर उसे लगता है कि पेपे जानता था कि अगर उसने अपनी बुरी हालत नहीं बताई तो बातचीत लंबी खिंच जाएगी, इसलिए उसने सच जानबूझकर बताया ताकि जल्दी मदद मिल सके। और इसी के साथ इस एनिमे का सेकंड पार्ट यहीं खत्म होता है। थर्ड पार्ट जल्दी ही आने वाला है, तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट में जरूर बताना आपको ये वॉइस कैसी लगी।